हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी टॉपर्स बाय पूजा सूरी। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि डीएसएसबी के एग्ज़ाम्स जो हुए हैं उनके पुराने क्वेश्चन पेपर्स हमने उठाए हैं और उनकी तैयारी करने वाले हैं और बहुत अच्छे से करने वाले हैं। सिर्फ ये नहीं है कि डीएसएसबी की तैयारी जो कर रहे हैं वही कर सकते हैं, और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं या और बच्चे जो हैं वो भी कर सकते हैं इस क्वेश्चंस को। बहुत इंटरेस्टिंग और काफ़ी सारे एरियाज उठाएंगे हम, जैसे जीके के भी क्वेश्चंस लेंगे, हिंदी के, इंग्लिश के, मैथ्स के और रीजनिंग के क्वेश्चंस। तो धीरे धीरे कोशिश करेंगे कि हम सारे टॉपिक्स को कवर करें। तो आज हमने पहली वीडियो डाली है डीएसएसबी के एग्जाम्स की, तो देखते हैं क्वेश्चंस। देर ना करते हुए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको आपके फ़ायदे की वीडियोस, आपकी जानकारी की नॉलेजेबल वीडियोस टाइम पर मिलती रहें। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विषम जोड़ी का चयन कीजिए। यानी कि हमने देखना है इसमें से कि कौन सी चीज़ है जो ऑड है, कौन सा ऐसा जो बना रखा है इन्होंने ग्रुप जो ऑड है। तो इसमें मेरे को देखने से क्या लग रहा है, जैसे जापान के साथ टोक्यो दिया हुआ है, क्यूबा के साथ हवाना दिया हुआ है, तो ये तो इसकी राजधानी दी हुई है, कैपिटल दी हुई है। जापान की टोक्यो, कनाडा की ओटावा, क्यूबा की हवाना। अगर आपको कैपिटल्स लर्न है तो आपको पता चल जाएगा ये सब तो कैपिटल्स हैं। तो ऑस्ट्रिया की बीजिंग नहीं है, कौन सी है? वियना। तो ऑस्ट्रिया की वियना, यही विषम जोड़ी है, यानी कि यही गलत आंसर है, क्योंकि ये तीनों तो हमारे आंसर्स जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। इनका पेयर तो बिल्कुल ठीक बन रहा है। कनाडा का ओटावा और क्यूबा की हुआना और जापान की टोक्यो। सिर्फ ऑस्ट्रिया की बीजिंग जो है हमारी इनकरेक्ट है। तो यही है जो विषम जोड़ी है, इसको हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट है, विषम युग्म की संख्या का चयन करो जो अन्य से भिन्न है। यानी कि हमें क्या पता लगाना है? ऐसा जोड़ा पता लगाना है जो बाकियों से डिफरेंट है। तो पहले देखना पड़ेगा हमें चारों को पढ़ के कि तीन चीजें तो ऐसी होंगी जिसमें कुछ ना कुछ कॉमन जरूर जा रहा होगा, एक होगी जो डिफरेंट होगी। देखना पड़ेगा हमें कि क्या डिफरेंट है। लेकिन कई बच्चे क्या गलती कर देते हैं इसमें कि 6 के साथ 6 की यही सेम जा रहा है, बाकी सब डिफरेंट है, तो इसको टिक कर देंगे, जो कि रॉन्ग हो जाता है। पहले हमें ध्यान से स्टडी करना है। अब हम ध्यान से देखते हैं, ये 9 के साथ 3 है, ये 8 के साथ 4 जा रहा है, ये 10 के साथ 3 है, ये 6 के साथ 6। अगर मैं ध्यान से देखती हूँ तो ये डिफरेंट नहीं है। ये क्या है कि ये 9 की टेबल में, यानी कि 3 की टेबल में 9 आता है, यानी कि ये इसका मल्टीपल है। ऐसे ही 4 की टेबल में 8 आता है, ये इसका मल्टीपल है, या कह सकते हो 8 का फैक्टर 4 है। इसी तरह से ये 6 की टेबल में 6 आता है, पर 3 की टेबल में 10 नहीं आता, यानी कि 3 का मल्टीपल 10 नहीं है, या हम ये कह सकते हैं 10 का फैक्टर 3 नहीं है। तो यही है जो सबसे अलग है हमारा, जो अलग पेयर जाता है। तो हम इसको टिक कर देंगे। तो पहले एक बार ही देखना पड़ता है कि सब में क्या चीज कॉमन जा रही है और क्या हमारा डिफरेंट है। सिर्फ इसको देखकर कि ये सेम सेम है, ये नहीं है, आपको एकदम से टिक नहीं करना है। ध्यान से देखना है, कुछ ना कुछ रीजन जरूर होता है इसके पीछे। थर्ड क्वेश्चन, जब एक पारदर्शी कागज को, यानी कि हमारे पास एक ट्रांसपेरेंट पेपर है, तो पारदर्शी कागज है, उसको बिंदुदार रेखा, यानी कि यहाँ से जो डॉट्स बने होते हैं ना, यानी कि यहाँ से इसको फोल्ड करना है। जब एक पारदर्शी कागज को बिंदुदार रेखा से मोड़ा जाता है, जब इसको फोल्ड कर देते हैं तो आकृति कैसी बनेगी हम देखेंगे। जैसे इसको फोल्ड करते हैं, अगर मैंने यहाँ पेपर लिया तो उसको ऐसे फोल्ड करा, ये ट्रांसपेरेंट है, इसको एज्यूम कीजिए कि ट्रांसपेरेंट है। अगर नहीं समझ आएगा तो मैं ट्रांसपेरेंट पेपर लाकर भी आपको समझा दूंगी, तो पहले आप एक बार ही समझ के देखिए। तो जैसे ये ट्रांसपेरेंट पेपर है, हमने इसको फोल्ड किया, अब फोल्ड करते ये लाइन तो दिखेगी ना, पर इसमें नहीं दिख रही, दैट मीन्स ये तो रॉन्ग है। नेक्स्ट क्या, अब ये दिख रही है लाइंस, पर ये जो फोल्ड हुआ हुआ पार्ट है वो नहीं दिख रहा, दैट मीन्स ये भी रॉन्ग है। अब आ जाते हैं हम इधर, जब मैं इसको फोल्ड कर रही हूँ यहाँ पर, तो जो मेरा ये वी मार्क है, जो वी मार्क है वो तो दिखना चाहिए अंदर तक। जो ये सर्कल है, जो ये छोटा सा है, ये जब मैं फोल्ड करती हूँ तो ये अंदर की तरफ आ जाएगा, एम इसके बाहर निकलना चाहिए, लेकिन एम इसके अंदर जा रहा है। जब मैं इसको फोल्ड करूंगी तो ये चीज क्योंकि छोटी है, एरिया वाइज बहुत कम है ये चीज, और इसका देख रहे हैं हम एरिया बाहर जा रहा है, काफी बाहर तक जा रहा है, यानी कि ये चीज जो है बाहर आएगी एम। जब मैं इसको फोल्ड करूंगी तो एम जो है जब पलटने पे बाहर की तरफ आ जाएगा, यानी कि ये अंदर वाला एम गलत है, बाहर वाला जो मेरा एम जा रहा है वो मेरा करेक्ट आंसर है। तो जैसे धीरे धीरे हम इस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते जाएंगे, तो हम जब दोबारा ये क्वेश्चन ऐसे और आएंगे तो हम फटाफट से कर लेंगे।
जब स्टार्टिंग होती है तो थोड़ा सा लगता है हमें कि हमें कैसे करना है, और अगर आपको इस चीज का डाउट लगता है तो मैं इसको पेपर पे भी करके बता दूंगी, और आप भी करके बता सकते हैं, आप भी घर में इसको ट्राई करके देख सकते हैं। फिर मेरे को कमेंट करके बताना कि आपको वैसे समझने से इजी लगता है या फिर एक्टिविटी या खुद परफॉर्म करने से आपको ज्यादा अच्छा समझ आता है। तो अगली बार से फिर हम वैसे ही करेंगे। नेक्स्ट क्या है, पुल्लिंग शब्द कौन सा है। अब पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की पहचान करनी है तो हम उसे लाइन में यूज करके देख सकते हैं, तो बड़ी इजीली समझ आ जाता है। जैसे कि आंख, जैसे मैं बोलूं मेरी आंख दुख रही है, या आंख दुख रहा है तो बोलेंगे नहीं, तो आंख दुख रही है या आंख में दर्द हो रही है। अब ये है आभार, अब इसको बोल के कैसे बताएंगे कि आभार, उसने मेरा आभार प्रकट किया है, या आभार की है तो नहीं हो सकता, आभार किया है, तो यानी कि यही पुल्लिंग जा रहा है। फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं, इच्छा, उसने इच्छा प्रकट की है या इच्छा की है, मेरी ये इच्छा है। तो यानी कि अगर मैं बोल के देखती हूँ इस लाइन को, इस वर्ड को आपको लाइन में यूज करके देखना है कि जा रहा है बन रहा है या जा रही है बन रहा है। जैसे मैंने इच्छा प्रकट की है, इच्छा प्रकट किया है तो मैं बोल नहीं सकती, दैट मीन्स ये पुल्लिंग नहीं है, मैंने इच्छा प्रकट की है अपनी, तो यानी कि ये स्त्रीलिंग है। ऐसे ही आहट, अब मैं क्या बोल रही हूँ, आहट हो रही है घर में, या कुछ आहट हुआ है तो बोलेंगे नहीं, तो आहट हुई है, तो यानी कि ये भी स्त्रीलिंग है। तो पुल्लिंग सिर्फ यही बचता है कि मैंने आभार प्रकट किया है, तो यानी कि किया से मुझे पता चल गया कि ये पुल्लिंग है, तो इसको टिक कर लेते हैं, हमारा ये हो जाता है। नेक्स्ट है उत्तम पुरुष सर्वनाम क्या है, मुझे इसमें से ढूंढना है, तुम, वह, आप और मैं। अब इसको मैं अगर आंसर बताऊं तो बहुत इजीली है, फटाफट से मैं, लेकिन मैं इसको आपको क्लियर भी कर देती हूँ कि ये सर्वनाम जो होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ये होते क्या है, इनमें डिफरेंस क्या है, क्योंकि जरूरी नहीं है हर बार आपको उत्तम पुरुष का ही क्वेश्चन आए। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। तो मेरा मकसद ये नहीं है कि सिर्फ कुछ आपको क्वेश्चंस कराना, उसकी डिटेल में जाकर भी कराना कि उसको अगर चेंज कर दिया जाए तो आपका वो टॉपिक भी अच्छे से क्लियर हो जाए। तो क्या कर लेते हैं, पहले मैं आपको सर्वनाम की जो ये 3 भेद है, सर्वनाम के जो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है उसके ये 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, जब मैं आपसे किसी से भी बात कर रही हूँ, तो मैं, हम, जिसमें मैं इंक्लूडेड हूँ वो होता है उत्तम पुरुष, यानी कि मैं और हम में, यानी कि जैसे इंग्लिश में आई और हुई, वो उत्तम पुरुष होता है, तो मैं और हम उत्तम पुरुष में आते हैं। और मैं जिससे बात कर रही हूँ, यानी कि फर्स्ट पर्सन जिससे बात कर रहा है, सेकंड पर्सन से तुम, तुम्हें, तुम्हारा, तो ये आ जाता है मध्यम पुरुष में, तुम, तुम्हारा, तुम्हें। अब अन्य पुरुष हो गए बाकी सब, वे, उसका, उन्हें, यानी कि थर्ड पर्सन, जैसे इंग्लिश में थर्ड पर्सन होता है ही, शी, इट, दे, और किसी का नाम, तो इसी तरह से इसमें होता है वह, उसका, यानी कि अगर 2 जने बात कर रहे हैं तो बात करने वाला मैं या हम, वो उत्तम पुरुष, जिससे बात कर रहा है तुम, तुम्हारा, तुम्हें, वो मध्यम पुरुष, और किसी और जने की बात हो रही है जो यहाँ पर नहीं है, वह, उसका काम है, उसको ये दे देना बुक, तो वह, उसका, उसे, उन्हें, ये सब अन्य होते हैं। तो अब उत्तम पुरुष जब आपको समझ आ गया कि क्या है, तो हम फटाफट से देख सकते हैं, ये तुम, तुम्हारा तो मध्यम पुरुष है, वह, उसका, वो तो अन्य पुरुष है, तो आपका मैं बच जाता है जो कि उत्तम पुरुष है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। तो अभी हम और क्वेश्चंस करते हैं। अब 6 क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन है विषम आकृति का चयन करें। तो अब इसमें से हमें देखना है कि कौन सी आकृति है जो डिफरेंट जा रही है, बाकी 3 सही है और 1 गलत है। तो जब भी आपको विषम आकृति आए तो देखना है कि चारों में से क्या चीज जो ऑड है हमारी गलत है। तो अगर हम चारों को ध्यान से देखते हैं तो जो ये फिगर है हमारी अर्धगोलाकार, उसके गोलाई वाले हिस्से पर नहीं है, गोलाई वाले हिस्से पर जो ये टी सा बन रहा है वो नहीं है, जबकि ये चौथी फिगर में हम देख रहे हैं ये गोलाई वाले हिस्से पे है। देखो यहाँ पर ये लाइन पे है, गोलाई पे नहीं है, यहाँ पर ये लाइन वाले हिस्से पर है, गोलाई पर नहीं है। तो तीनों में ही मुझे दिख रहा है ये गोलाई वाले हिस्से पर नहीं बना हुआ, ये जो लाइंस है, 2 रेखाखंड है, तो ये कहाँ पर बन रहे हैं, इसमें गोलाई पर बन रहे हैं। तो यही फिगर है जो बिल्कुल डिफरेंट जा रही है और जा रही है विषम, तो हम डी ऑप्शन को टिक कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, अब ये क्वेश्चन देखने में तो काफी डिफिकल्ट लग रहा है,
कि ए का मतलब है प्लस, बी का मतलब है माइनस, सी का मतलब है मल्टीप्लाई। तो ये ब्रैकेट दे रखी है इतनी बड़ी 6C5A। मैंने ऐसे क्वेश्चंस कई जगह को देखा है, वो कहते हैं हम तो छोड़ ही आते हैं, इतने बड़े बड़े देख के ही डिफिकल्ट लगते हैं, कैलकुलेशन करने में बहुत टाइम लगता होगा, ये सोच के हम फटाफट आगे कर देते हैं या अंदाजे से टिक कर देते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना। जब आप ये समझ लेंगे एक बारी, समझने में जरूर आपको 2 मिनट 3 मिनट लगेंगे, लेकिन पेपर में जब क्वेश्चन करेंगे तो विद इन सेकेंड्स हो जाएंगे, इस बात की तो पूरी गारंटी। आप ध्यान से देखिए कैसे सिर्फ समझाना है, जल्दी जल्दी समझाऊंगी तो हो सकता है आपको समझ ना आए, इसलिए समझा मैं आराम से रही हूँ, लेकिन जब आपको समझ आ जाएगा तो ऐसे क्वेश्चन ना फटाफट कर लेंगे। देखते हैं अब क्वेश्चन क्या है, हमें मार्क्स, हमें आंसर किसका निकालना है, इसका मान निकालना है। तो सबसे पहले फटाफट से मैंने इसको लिख लिया यूं यहाँ पर ब्रैकेट में आपको समझाने के लिए, लेकिन पेपर में आपको सीधा करना है। 6, कुछ भी बीच में निशान नहीं है। सी क्या है, सी का मतलब मल्टीप्लाई है, इसीलिए मैंने यहाँ पे सीधा डायरेक्ट मल्टीप्लाई लगा दिया कि 6C5, दैट मीन 6 को C मल्टीप्लाई है, यानी कि इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई करना। अब ब्रैकेट नहीं हटानी, क्योंकि आपको पता है बोर्ड मास का मैथ्स में रूल होता है कि सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होती है, जो हमारा बोर्ड मास का रूल है। अगर हम ब्रैकेट हटा देंगे तो हमने क्या किया कि 6C5, 6C दे रखा है हमारे को, C का मतलब है मल्टीप्लाई, तो 6 मल्टीप्लाई 5 कर लिया, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट हटानी नहीं है, क्योंकि बोर्ड मास का रूल हमारा गलत हो सकता है। नेक्स्ट ए का मतलब है प्लस, तो हमने प्लस लगा दिया। देन नेक्स्ट ब्रैकेट 14, सी का मतलब फिर मल्टीप्लाई है 2। अब बी का मतलब है माइनस, तो माइनस लगा दिया और 4। अब हमें पता है कि बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हमें सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है, तो एक ब्रैकेट ये हो गई, ये सॉल्व कर ली, प्लस का साइन, फिर ये ब्रैकेट है वो भी साथ साथ सॉल्व कर ली। अब एडिशन है हमारे पास और सब्ट्रैक्शन है, तो पहले एडिशन करते हैं देन सब्ट्रैक्शन। इन दोनों को ऐड कर लिया, -4 54 आंसर आ जाता तो हमारा। अब देखने में लग रहा था ये पता नहीं क्या है, इतना डिफिकल्ट होगा, लेकिन जब हम जैसे ही पुट करते हैं और बोर्ड मास का रूल लगाते हैं तो फटाफट से सॉल्व हो जाता है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। डैश नदी उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच की पारंपरिक सीमा बनाती है। अब ऐसी कौन सी नदी है इन चारों में से, ताप्ती, गोदावरी, नर्मदा और कृष्णा। यानी कि हमारा, जैसे कि सबसे पहले तो दिशाओं का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। जैसे कि ये राइट साइड वाली हमारे ईस्ट होती है, वेस्ट, ऊपर नॉर्थ और साउथ, इसको हिंदी में भी डालते हैं। ये पूरब, इधर पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि कौन सी ऐसी नदी है जो उत्तर भारत और दक्षिण भारत, उत्तर भारत यानी कि अगर भारत का मैप बना हुआ है तो उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच में पारंपरिक सीमा बनाती है। तो हम आपको मैप भी दिखा देते हैं। तो नर्मदा नदी है जो कि उत्तर भारत बिल्कुल बीच में आ रही है, उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच में एक सीमा की तरह है, तो हम इसको टिक कर लेंगे। नेक्स्ट, मैंने पुस्तकालय जाना है, वाक्य में अशुद्धि, अशुद्धि पता लगाने की क्या गलत है। अब मैंने पुस्तकालय जाना है, कई लोग बोलते ही ऐसे हैं कि मैंने वहां जाना है, मैंने यहाँ जाना है, लेकिन ये गलत होता है। इसमें क्या गलती है की गलती है, नहीं है की गलती नहीं है, ना जाना की गलती है, ना पुस्तकालय, मैंने की गलती है। मैंने पुस्तकालय जाना है नहीं, मुझे पुस्तकालय जाना है, तो ये चीज रॉन्ग है हमारी। मैंने नहीं बोलते, मुझे आना चाहिए, लेकिन इसमें करेक्ट ऑप्शन तो चूज करना नहीं, इसने बोला है कि अशुद्धि ढूंढनी है, इसमें गलती फाइंड आउट करनी है कि कौन सी गलती है। तो मैंने वर्ड इसमें यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, तो हम यहाँ से टिक कर देते हैं। नेक्स्ट है तत्सम शब्द कौन सा है। अब तत्सम शब्द कौन से शब्द होते हैं, संस्कृत भाषा से लिए गए, या संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जो हिंदी में भी एज इट इज यूज होते हैं, यानी कि संस्कृत में भी उनको यूज कर सकते हैं और हिंदी में भी। जैसे कि हमारा हो गया सूर्य। अब सूर्य हमारा संस्कृत का शब्द है, हिंदी में सूरज भी आ सकता है, बट सूर्य भी आता है कि सूर्य छिप गया है। तो इस तरह से ऐसा वर्ड जो कि संस्कृत का शब्द है और हिंदी में भी एज इट इज यूज होता है, उसमें चेंज नहीं आता, तो वो तत्सम होते हैं। तो अब इसमें देखेंगे कि हम कौन सा वर्ड है, रात, रानी, हाँ और रजनी। अब रजनी वर्ड है वो तत्सम है, यानी कि संस्कृत में भी आता है रजनी और उसको हिंदी में भी रजनी वर्ड यूज होता है। रजनी का मतलब भी रात्रि होता है, तो
तो यानी कि रजनी वर्ड ऐसा है जो संस्कृत में भी यूज होता है और हमारी हिंदी में भी एज इट इज संस्कृत का वर्ड यूज होता है, तो तत्सम शब्द यही है रजनी। तो हमारे ये भी हो जाता है इजीली। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे अच्छे से, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलना। और इस तरह की वीडियो नियर फ्यूचर में भी हम लाते रहेंगे, तो हमारे चैनल में बने रहिए।